हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि आपका नीट का पेपर हुआ है तो यहाँ पर आपके बायो की आंसर की और उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अब उसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे और ये पूरा बायो का हर क्वेश्चन के साथ हम आपको समझाते जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले मैच दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 एंड सेकंड, और यहाँ पर सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, सेल डिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हो तो लिखा है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। यस, दैट इज कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। ये सही है। इसके बाद सी का क्या होगा, G2 फेज, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। प्रोटीन सिंथेसिस भी होता रहता है और सेल कंटिन्यू ग्रोथ करते रहती है। और द एक्चुअल सेल डिवीजन इज एम फेज। एम फेज में सही में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये एज इट इज बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ पर दे रखी हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2, ये दिया है ना, दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पता है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसका क्या था, फर्स्ट का आपको पता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटी हर्नम मैजेस, करेक्ट। को डोमिनेंस बच्चों दिया है। अब ऑप्शन दिया ABO ब्लड ग्रुप। हम सब जानते हैं कि AB ब्लड ग्रुप तो एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, बट जो गिवन ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेफिनेटली ये फोर्थ से मैच कर रहा है। प्लियोट्रॉपिक जीन और पॉलीजेनिक दोनों आ गया बच्चों। याद होगा फिनाइल कीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। जो दिया है उसके बिहार पे बात करूं तो इसको इससे मैच कराना है। और पॉलीजेनिक की बात करें बच्चों तो ह्यूमन स्किन कलर। इसका मतलब अगर इस मैचअप को हम ध्यान दें तो जो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, दिख रहा है ना, ए का क्या दिया बच्चों, सेकंड हमने मैच किया, बी का क्या मैच किया, फोर्थ, बी का हो गया फोर्थ, सी का अगर देखें बच्चों तो थर्ड है, और डी का अगर बात करें तो फर्स्ट है। इसका मतलब है कि 92 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेंदी यानी स्टेटमेंट बेस्ड और मैचअप्स आए हैं। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वी हैव टू फाइंड हियर करेक्ट वन। कौन सा करेक्ट है, ठीक। चलिए देखते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। बिल्कुल सही है। सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए बच्चों अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट और क्लियर कर दिया गया था और धीरे धीरे पूरा फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड हो गया था, याद होगा आपको। तो ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जब यहाँ पर ह्यूमंस के थ्रू ओवर एक्सप्लॉयट किया गया स्पीशीज़ को तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। और दो एग्जाम्पल दिए गए थे, पैसेंजर पिजन एंड स्टीलर सी काऊ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक। बच्चों सिचलिड फिश के बारे में दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये रॉन्ग है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आप देखिएगा तो विक्टोरिया लेक में जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कराया गया तो मोर देन 200 सिचलिड फिश का एक्सटिंक्शन हो गया, राइट। और ये एक्सटिंक्शन नहीं दे रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ दे रहा है। अगर जल्दी जल्दी आपने रीड किया होगा तो रॉन्ग हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं, वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज। बिल्कुल सही है। वाटर हाइसिंथ बच्चों इतना ज़्यादा स्प्रेड कर गया कि उसने आसपास जो है वाटर हाइसिंथ की बात करें तो वाटर में उसने ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कर दी। तो ये एक तरह से वीड कंसिडर किया गया, राइट। तो यहाँ लिखा है वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज। ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर कोई स्पीशीज बच्चों एक्सटिंक्ट होती है और दूसरी स्पीशीज इससे कनेक्टेड है तो इसके एक्सटिंक्शन के साथ इसका भी एक्सटिंक्शन होगा।
यस, आपको हेडिंग याद आ रही होगी, को एक्सटिंक्शन। तो ये को एक्सटिंक्शन का बच्चों एग्जाम्पल है, और इसने लिख दिया दूसरे को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। भाई ये स्पीशीज इस पर डिपेंडेंट है, अगर ये एक्सटिंक्ट हुई तो ये भी तो एक्सटिंक्ट होगी बच्चों, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। चलिए हमें करेक्ट निकालना था, तो यहाँ से देखते हैं करेक्ट क्या है बच्चों। करेक्ट है हमारे पास ए, बी एंड डी। तो यहाँ नेक्स्ट चेक करते हैं ए, बी एंड डी। राइट आंसर इज सेकेंड। 94 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। अब देखो क्वेश्चन में हुआ क्या कि कई सारे स्टेटमेंट आ गए, क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, अगर स्टेटमेंट आ गया तो डेफिनेटली टाइम उसमें लगता है। बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है बच्चों। द प्रमोटर इज सेड टू बी द लोकेटेड टुवर्ड द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ये भी करेक्ट है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर था यानी 5' की तरफ था। द प्रमोटर इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये भी करेक्ट है बच्चों। द प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही है। The termination is located toward the 3' end of the coding strand and it is defined the end of the process of transcription. करेक्ट है। इसका मतलब A, B, C, D, E सारे के सारे क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो अब देखते हैं कि A, B, C, D कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो A, B, C, D, E, यानी जो इसमें सेकेंड ऑप्शन है बच्चों वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या दे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। याद होगा हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम लोग करते थे, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, क्या बोल रहे हैं यहाँ बच्चों, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल, करेक्ट है। An unfertilized egg develop as a male by parthenogenesis, ये भी करेक्ट है बच्चों। A male has half the number of chromosome than that of the female, करेक्ट है। याद होगा एक में 16 एक में 32 था। Male produce sperm by meiosis, ना ये इनकरेक्ट है बच्चों। और फाइनली हनी बी हैव हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ये शायद शुरुआत में मैंने बोल दिया था आपको, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी यहाँ पर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है। दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो अपना यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच किए करना है आपको। ग्लाइकोलाइसिस, ETS, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड क्रैब साइकिल, ये क्वेश्चन इस टाइप का बच्चों पहले भी आ चुका था और फिर आ गया। तो अब आप देखिए ये रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड है, और फिजियोलॉजी में जब आप देखते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ये स्टार्ट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। तो डायरेक्ट साइड से इसको कनेक्ट करना था, आपने यहाँ लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सेकेंड। इसके बाद आते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चों जब माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है तो प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन है कहाँ, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, हमें इसी से मैच करना है। तो यहाँ देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड क्रैब साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो जल्दी से चेक करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, चेक करिए फटाफट बच्चों, फटाफट चेक करिए। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का A का थर्ड है, तो A का थर्ड तो हमारे पास एक ही जगह पर है, वैसे भी आंसर निकल रहा था। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, ETS B वाला फर्स्ट है, तो देखिए B का फर्स्ट हो गया, ये भी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो C का फोर्थ आ गया, देखिए यहाँ पर C है, C का फोर्थ, और D का क्या है, सेकेंड। तो एक आंसर ग्लाइकोलाइसिस ही मैच करते ही आंसर करेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग वैसे भी इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
How many ATP and NADPH molecules are required to make one molecule of glucose through the Calvin pathway? बच्चों C3 साइकिल की अपन बात कर रहे हैं, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP कितने NADPH की रिक्वायरमेंट है? जल्दी से सभी यहाँ देखें बच्चे। जैसे बच्चों ये RUBP है, RUBP ही तो CO2 फिक्स करता है, तो ये RUBP एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर के, है ना, और वाटर की प्रेजेंस में ये जो है रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में रोबिस्को इस रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है 2 मॉलिक्यूल PGA। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर RUBP बच्चों 5 कार्बन है, ठीक, और एक कार्बन CO2 के फॉर्म में है, टोटल कार्बन कितने हो गए 6, तो इक्वेशन बैलेंस कर लेना। ये 3 कार्बन कंपाउंड है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। और इस समय 2 मॉलिक्यूल बनेगा क्योंकि 3 कार्बन है, 3 2 जा 6 आपको करना है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों ये प्रोसेस अगर हम लोग देखें ना, तो ये प्रोसेस यहाँ पर है कार्बोक्सिलेशन। प्रोसेस क्या है? कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसके बाद आती है प्रोसेस रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ से आती है रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस में आपको ध्यान देना है, पहले तो हम लोग यहाँ लिखते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इस रिडक्शन प्रोसेस में एनसीईआरटी के डायग्राम में एटीपी लिखा हुआ और एनएडीपीएच। एटीपी की ज़रूरत है बच्चों सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन के लिए, और साथ में जो है एनएडीपीएच चाहिए रिडक्शन के लिए, ठीक। तो कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच रिक्वायर्ड है यहाँ पर, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच, 2 एटीपी और 2 NADPH या DPH2 लिख देते हैं। ये रिक्वायर्ड है इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए। जब ATP यूज़ हो जाता है तो वो ADP बन के यहाँ से रिलीज़ होगा, ये जो डिफॉस्फोराइलेट हो चुका है ATP। और दूसरा बच्चों यहाँ से NADPH का जब हाइड्रोजन यूज़ हो जाता है तो ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा NADP+, ठीक। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP का इसने यूज़ किया था वही फॉस्फेट बच्चों यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज़। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। क्लियर है? चलिए, तो अब इसके बाद बनता क्या है, इसके बाद बच्चों बनता है यहाँ पर PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। आपको कार्बन नंबर पे ध्यान देना था। यहाँ 6 कार्बन हो गए थे, इससे 2 मॉलिक्यूल बना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल PGA बना, इसलिए इसमें 2 ATP और 2 NADPH रिडक्शन में यूज़ होंगे, राइट। अब एक कार्बन आ जाता है बच्चों यहाँ पर, एक कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए, एक कार्बन आ जाता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। बाकी जो है रीजनरेशन प्रोसेस होगी थर्ड। दिस इज रीजनरेशन प्रोसेस है। इस रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से क्या बनेगा, RUBP बन जाएगा, रीजनरेट होकर के RUBP बन जाएगा। लेकिन यहाँ RUBP बनाने के लिए भी अगर एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों याद हो आपको, तो यहाँ पे भी ATP का यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, एक ATP यहाँ यूज़ हो जाता है, 1 ATP, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेट होकर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है। बाकी जो फॉस्फेट है यूज़ हो जाता है टू रीजनरेट RUBP। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप के रिएक्शंस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन हो रहा है। क्योंकि ये 6 कार्बन था, इससे 2 मॉलिक्यूल PGA बना, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल PGA बना है इससे 2 ATP 2 NADPH2 यहाँ पर रिडक्शन के लिए चाहिए, ठीक। और ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये ठीक है, जिसे आप ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। अब एक ही तो कार्बन आगे गया ग्लूकोज बनाने के लिए, बाकी के 5 कार्बन फिर से तो 5 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप ये सोचिए, क्या एक कार्बन ग्लूकोज बना सकता है? नेवर। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो हम लोगों ने जो ATP और NADPH काउंट किया था बच्चों, यहाँ पे काउंट किया था 2 ATP और 2 NADPH अभी तक, NADPH2। और अगर इस ATP को भी काउंट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाता है 3 ATP एंड 2 NADPH2। लेकिन एक कार्बन ग्लूकोज नहीं बनाता, इसलिए 6 टर्न जब साइकिल चलेगी, 6 टाइम्स ये 6 CO2 उठा के यहाँ पंप करेगा, तब एक ग्लूकोज बनेगा। कहना क्या चाहती हूँ मैं भाई, कहना ये चाहती हूँ कि इसको भी जो है आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है।
जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 टर्न साइकिल चली बच्चों, जब 6 टर्न साइकिल चलेगी तब एक ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि एक बार में एक ही कार्बन जा रहा है, राइट। और 6 टर्न में 6 कार्बन जाएगा, तो इनको भी तो 6 टाइम्स लिखोगे। इनिशियली आप देखिए 2 ATP, 1 ATP, 3 ATP था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ATP आ जाएगा, राइट। तो 18 ATP ये और 6 2 12 NADPH2 ये होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बच्चों, 6 3 18 ATP एंड 12 NADPH, ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन में कन्फ्यूजन्स क्या है, 24 ATP दे दिया, 6 ATP दे दिया, 12 ATP दे दिया। भाई ATP आपको टोटल काउंट करना है, क्योंकि पूछा गया हाउ मेनी ATP NADPH2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना है भाई, यहाँ देखिएगा क्लियर कट लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इससे टोटल कितना आ जाएगा, 18 ATP एंड 12 NADPH2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आप देखो मैचअप की बात कर रहा है, बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो याद होगा बीटी, कॉटन, बैसिलस थ्रोजेनेसिस का जीन था इसमें, यानी ए का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, तो याद होगा थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस, और PBR 322 ई कोलाई से मैच कराएंगे जीन ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर इस मैचअप को ध्यान रखें तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ए का बच्चों क्या हो गया, सेकेंड, तो ए का हमने बोला यहाँ पे हो गया सेकेंड, ठीक है ना। अगर मैं बी की बात करूँ तो क्या हो गया बच्चों, थर्ड, बी का हो गया थर्ड, तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड। देखो इधर जाने की आवश्यकता नहीं, शायद फर्स्ट ऑप्शन भी दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो प्लांट किंगडम से आ रहा है। आपसे पूछा है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि उनके अंदर ओव्यूल तो होते हैं लेकिन ओवरी एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन है फ्यूनेरिया, पाइनस, सेलेजिनेला, वुल्फिया। सिंपल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको देखते हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा एंजाइम चाहिए, रूबिस्को। और रूबिस्को को हम क्या कहते हैं, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसका ड्यूअल नेचर है, इसको CO2 ज़्यादा मिलेगा तो ये CO2 की ओर लुढ़क जाएगा और कार्बोक्सिलेशन कर देगा। लेकिन अगर इसको CO2 के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो ये उसकी ओर लुढ़क जाएगा और ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो रूबिस्को को और क्या कहते हैं, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज राइट आंसर। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बात कर रहे हैं मैच दी कॉलम। तो ट्रिप्सिन दिया हुआ है इन्होंने, तो ट्रिप्सिन को अपन किससे मैच करेंगे, ट्रिप्सिन तो एंजाइम हो गया, ठीक है। तो ए का तो क्या हो गया, ए का 3 हो गया। बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन किस कैटेगरी में आता है, मॉर्फिन एल्केलॉइड है यहाँ पर, ठीक है। जो अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसी की टेबल से ये क्वेश्चन है। कौन कैनावेलिन ए, कौन कैनावेलिन ए किस में आएगा, लेक्टिन में आएगा। और कोलेजन क्या है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये प्रोटीन। और जो टेबल्स बनी हुई है बायोमोलिक्यूल में, उन 2-3 टेबल को मिला के ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या मैच हो रहा है, करेक्ट आंसर इज 1। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से ही 102। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, बिल्कुल सही बात है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। अमाइनो एसिड की अपन बात करें तो क्या होता है, सी, यहाँ पर अपन लिखते हैं CH COH NH2, और इसके साथ कौन सा ग्रुप आता है, इसके साथ आता है R ग्रुप, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। सेरीन के बारे में बात कर रहा है, सेरीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है क्या, तो सेरीन क्या है, CH COH NH2
और यहाँ पर CH2OH, तो ये क्या ये एरोमेटिक हुआ? ये एरोमेटिक नहीं हुआ। वेलिन इज न्यूट्रल एमाइनो एसिड, बिल्कुल वेलिन न्यूट्रल एमाइनो एसिड है। क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रल एमाइनो एसिड क्या होते हैं? जिसमें NH2 और COH की जो है वो बराबर होते हैं। तो वेलिन में NH2 और COH बराबर है, बिल्कुल ये न्यूट्रल है। लाइसिन की बात करें तो लाइसिन क्या एसिडिक अमाइनो एसिड है? बिल्कुल नहीं, लाइसिन एसिडिक अमाइनो एसिड नहीं है। देखिए आप, लाइसिन क्या है? CH COH NH2 CH2 थ्राइस CH2 NH2। तो आप देख सकते हैं NH2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, और COH 1 बार आया। मतलब ये बेसिक अमाइनो एसिड हुआ, एसिडिक नहीं हुआ। तो 1 और C, A और मतलब अपना A और C जो है वो करेक्ट हैं। तो हमें करेक्ट देखना है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर बात करें बच्चों, 103 इसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। आप सब जानते हो बच्चा, इसका एग्जाम्पल क्या था? सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो सिकल सेल एनीमिया यानी थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 104। 104 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 104 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहां पर होता है? तो क्या काइनेटोकोर होता है, या सेंट्रोसोम होता है, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस? तो सही आंसर होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है न्यूक्लियोलस, जहां पर किसका सिंथेसिस होता है? एक्टिव राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम यहां पर बनते हैं। चले अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। लिविंग वर्ल्ड से आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा गया है नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है आपको ये बतानी है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, क्योंकि डेड लैंग्वेज होता है। इसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट इज द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही है। तो 3 तो सही होएगा, चौथा आपका आंसर होने वाला है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, गलत है। वो जेनरिक नेम होता है जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट, जो डिनोट करता है स्पीशीज को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैचअप्स है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 और आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है, राइट। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। ये भी आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिससे 3 क्वेश्चंस आए हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से 3 क्वेश्चंस आए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2,4-D। आपको पता होना चाहिए बच्चों 2,4-D 2,4-5T वीडीसाइड है। ये वीड्स को किल करता है, यानी ब्रॉड लीव वीड्स, डाइकॉट लीव जो जिसमें डाइकॉट प्लांट है ना, वो वीड्स किल करता ही है। तो ये वीडीसाइड की तरह यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं हर्बिसाइड की तरह यूज़ होता है। तो 2,4-D इज हर्बिसाइड, ये हर्ब्स को किल कर रहा है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें जिब्रेलिक एसिड 3। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड 3 को किससे मैच करें? ब्रीविंग इंडस्ट्री। भाई ये बिल्कुल सही है। जिब्रेलिक एसिड 3 ये क्या करता है? ईस्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, और माल्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो माल्टिंग जो है वो होती है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, इससे हम जिब्रेलिक एसिड को मैच करते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें। ओके, काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन, उसका क्या फंक्शन है बच्चों? डायरेक्ट याद ही रखना था। तो काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन का बेसिक फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करता है। बट अगर ये होता कि जर्मिनेटेड सीड में फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तब जिब्रेलिक एसिड आप लिखते हो, क्योंकि जर्मिनेशन वही करा रहा है। पर यहाँ प्लांट में आपको बताने न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो ये काम है बच्चों काइनेटिन का। और नेक्स्ट आते हैं इसमें ओके, ABA एब्सिसिक एसिड का काम क्या है बच्चों? ये तो वैसे भी नेगेटिव रिस्पांस देता है, मुझे लगता है कि इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड में एक ही रिस्पांस आ रहा है, नेगेटिव स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटा को क्लोज करता है।
करेक्ट आंसर इसमें देखते हैं क्या है, 2 4 D ए का आंसर बच्चों आ रहा है थर्ड, देख लीजिए जल्दी से, डायरेक्ट मैचिंग है। आप देखिए ए का थर्ड कहीं आंसर नहीं है, तो यहाँ पर 2 4 D ए का हो गया थर्ड, देन जिब्रेलिक एसिड को मैच करते हैं फर्स्ट, देखो बी का फर्स्ट कहीं नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर था बच्चों बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ है बिल्कुल करेक्ट है, और ए बी ए जो है सेकंड। बच्चों एक भी आंसर अगर सही से मैच कर ले जाते हैं आप, एब्सिसिक एसिड का अपन चेक कर लेते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो डी का सेकंड है, मेरे हिसाब से डी में सेकंड 2 दिया हुआ, इससे नहीं निकलता, लेकिन हर्बिसाइड और ब्रीविंग इंडस्ट्री से निकल सकता था, राइट। तो ये भी बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद मैच करना है हमें। यहाँ पर लिस्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 107, क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें दिया गया है कॉन्जुगेटिव टिश्यू। कॉन्जुगेटिव टिश्यू कहाँ पर होता है? कॉन्जुगेटिव टिश्यू मिलता है किस किस के बीच में? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, रूट में मिलता है, ठीक है। तो रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में मिलती है? दिस इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मल सेल विद सबेरिन डिपॉजिट। ऐसे सेल होगी और उस सेल के टेंजेंट्स पर चारों तरफ क्या होगा? यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। सब्सिडरी सेल्स, तो ये स्पेशल सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स इन विच विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के बराबर में। अगर आपको डायग्राम याद हो तो इस तरह से दोनों तरफ ये गार्ड सेल हैं और गार्ड सेल की बराबर में ऐसे सब्सिडरी सेल्स होती हैं, तो सब्सिडरी सेल्स। इसके बाद स्टार्च शीट किस में होगा? एंडो मेम्ब्रेन, एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च, ठीक है, इसमें स्टार्च स्टोर होता है। तो सही आंसर क्या है? ए का थर्ड। तो ए का थर्ड और बी का क्या दिया हुआ है बेटा? फोर्थ, और सी का क्या है? फर्स्ट, और डी का क्या है? सेकंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ये चला गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 108, क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ pollination brings genetically different type of pollen grains on stigma। स्टिग्मा पर डिफरेंट टाइप के pollen grains किससे आएंगे? अगर इस टाइप से हमें स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और इस पर pollen grains अलग अलग वैरायटी के कहाँ से आएंगे, तो क्या वो क्लिस्टोगैमी से आएंगे? नहीं बेटा, क्लिस्टोगैमी से तो नहीं आ सकते, ये तो पूरी तरह सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। जिटिनोगैमी में उस प्लांट के भी आ सकते हैं, लेकिन जीनोगैमी केवल एक ऐसा मेथड है जिसमें हमेशा दूसरे पॉलन ग्रेन आएंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। इट इज क्लियर? तो आंसर होगा 4, क्वेश्चन नंबर 108। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 109, क्वेश्चन नंबर 109। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट in response to environment is an example of which of the following phenomenon। हेट्रोफिलस मतलब दो तरह की लीफ का होना। अगर आपको याद हो तो वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे कि एक प्लांट है और वो प्लांट इतना पानी के अंदर है और इतना पानी से बाहर है, तो जो पानी के बाहर वाली लीफ है वो अलग टाइप की होंगी और पानी के अंदर वाली लीफ अलग टाइप की होंगी। इस कंडीशन को हेट्रोफिली कहते हैं। और प्लांट की ये कैपेबिलिटी जो इसे ऐसा बनाती है वो क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, दैट इज प्लास्टिसिटी। 110 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या करेक्ट नहीं, ये पूछ रहा है। तो बोल रहा दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, करेक्ट है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं क्योंकि डीएनए को काटता ही है। फिर बोला दीज आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इनिकोलाई, करेक्ट है बच्चों। दे कट द डीएनए ओनली, ये लिख दिया ना ओनली, ये गलत हो गया है ना, यानी सी गलत है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली, फिर यहाँ पे ओनली लिख दिया, ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों, यानी सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है अभी तक। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस पेयरिंग सीक्वेंस, सही है, ये करेक्ट है, यानी सी और डी क्या है बच्चों? करेक्ट है। और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। 111, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा बच्चों? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप
of DNA fingerprinting in a correct sequence. करेक्ट सीक्वेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बताओ, पहला दे रहा आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट डाइजेस्टेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडो। बिल्कुल, ये पहला तो सीक्वेंस होगा, हम काटेंगे, फिर याद होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर साउदर्न ब्लॉटिंग, फिर याद होगा डीएनए प्रोब या वीएनटीआर प्रोब यूज करते थे हम लोग, और ऑटो रेडियोग्राफी की बात करते थे। इसका मतलब जो ए है, एक तो सीक्वेंस ये हो गया बच्चों कि ए होगा, है ना। अब इसके बाद बोला हाइब्रिडेशन यूजिंग द लेवल वीएनटीआर प्रोब, ये बाद में होगा। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नहीं देखते हैं। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडेशन डीएनए फ्रेगमेंट बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, ये भी बाद में। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल इसको हम इससे अलग करेंगे। और फिर इसके बाद इसको याद होगा हम साउदर्न ब्लॉटिंग की बात करते थे, यानी कि ए के बाद ई और ई के बाद सी आ जाएगा बच्चों। फिर याद होगा जब साउदर्न ब्लॉटिंग कर दिया तो वीएनटीआर प्रोब को हम यूज करेंगे, यानी इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ये वाला, यानी ये हो जाएगा बी। और फाइनली ये कि हमारा प्रोब जुड़ा कि नहीं जुड़ा ये चेक करने के लिए हम किसको यूज करते थे, ऑटो रेडियोग्राफी, यानी यहां पर आ जाएगा डी। तो इसके अकॉर्डिंग ए ई सी बी डी, दैट मीन जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे वो अपना करेक्ट है। चलिए बच्चों, आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये बच्चों फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस है। चलिए स्टेटमेंट बेस है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट निकालना है। सबसे पहले तो भाई इसको कवर कर दो ताकि पता रहे कि हमें इनकरेक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। गलत है बच्चों, समझ गए होंगे आप। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2। PS2 से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये जो है वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि PS1 यहाँ रॉन्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। C4 प्लांट्स यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, राइट। क्योंकि C4 प्लांट में भले ही C4 साइकिल चल रही हो, लेकिन फूड कौन बना रहा है, C3 साइकिल के थ्रू बन रहा है बंडल शीथ सेल में, इसलिए ये क्या है, करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होता कब है, जब RUBP के चारों तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो, राइट। C4 प्लांट में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है, कुछ ऐसी क्रैन्स एनाटमी है जिसकी वजह से C4 प्लांट में RUBP के चारों तरफ हमेशा CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसे C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्लियर, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ देखिए C4 प्लांट यूज द C3 पाथवे, ये हो गया। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रैन्स एनाटमी, अभी मैंने बताया बच्चों C3 प्लांट में क्रैन्स एनाटमी नहीं होती, C4 प्लांट में क्रैन्स एनाटमी होती है। क्लियर, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं। ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर्स थ्रू केमियोऑस्मोसिस। बच्चों चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी ATP बन रहा है या क्लोरोप्लास्ट में ATP बन रहा है तो उसके लिए पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी होती है, इससे ये भी करेक्ट है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, इनकरेक्ट निकालना था। A इनकरेक्ट हो गया और D इनकरेक्ट हो गया। चेक कर लेते हैं, A एंड D इज राइट आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन देख रहे हैं हम ये। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ABCDE पांच स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ए पढ़ा हमने, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स। B आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट। C फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। D आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। E है आपके पास ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो बेटा इसमें सीक्वेंस अरेंज करना है हमें। तो सीक्वेंस में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स, है ना। तो आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स डी आ जाएगा हमारा। सबसे पहले आइसोलेशन करना है 6 इनका 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स का। उसके बाद में हमें करना है डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स। सेल वॉल का डाइजेशन कर देंगे। उसके बाद में
सेल वॉल का डाइजेशन करने के बाद में हमें कर लेना है आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा बी के बाद यदि हम देखें तो आइसोलेशन हो गया हमारा। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन कर देंगे तो ये आ जाएगा सी। और लास्ट जो स्टेप आएगा हमारा दैट इज ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, तो ये आ जाएगा ई। तो इसको मैच कर लेंगे बेटा यहाँ से डी ए बी सी ई, तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आपका। ठीक है बेटा जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है 114 द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। ग्रासेस में कुछ बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जो एंडोडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन होती हैं। क्या होती हैं? इनका काम क्या है? टू मेक द लीफ इम्परमेबल फॉर फंगल स्पोर, नहीं ये गलत है। इसके बाद अगला क्या आता है? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, यस ये सही है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, नहीं, इनका काम है लीफ को कर्ल कर देना। जब इनके अंदर पानी भरा होगा, टर्जिड होंगी तो लीफ खुली होगी, और जब इनके अंदर से पानी कम हो जाएगा तो लीफ बंद हो जाएगी, तो वाटर लॉस कम होगा। सही आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन पर आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से क्या बनेगा? पॉलन टेट्राड। और पॉलन टेट्राड से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उससे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस तरह का एक सीक्वेंस यहां हमें दिखना चाहिए, BDAC, यानी कि सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे पॉलन मदर सेल, उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड और फिर पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद पॉलन ग्रेन बनता है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? ओके, बायोडाइवर्सिटी। बच्चों बायोडाइवर्सिटी से इस बार 5 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड मतलब जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को इन साइट मतलब उसी जगह कंजर्व कर दिया गया। भाई देखो, कंजर्वेशन का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कंजर्वेशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म को उसके अपने प्लेस पे ही कंजर्व कर दिया जाता है, राइट। और दूसरा तरीका होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट प्लेस पे ले जाकर किसी आर्टिफिशियल मीडियम में तैयार करके उसको कंजर्व कर दो। हमें इन सीटू कंजर्वेशन निकालना है, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जो जहाँ है उसको वहीं कंजर्व कर दो। ठीक, उसी का हमें जो है यहाँ इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका देखना है। देखो सीड बैंक है, सीड बैंक जो है वो तो आर्टिफिशियली बनाए गए, सीड को कलेक्ट कर लिया गया, फ्रोजन कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये भी वही है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अगर देखा जाए तो ये भी जो है बच्चों आर्टिफिशियल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या है? मैनमेड है ना, आर्टिफिशियल है। बॉटेनिकल गार्डन आर्टिफिशियल है, किसी प्लांट को कंजर्व करना है, गार्डन मेंटेन करना है, तो ये सब आर्टिफिशियल हो गए। लेकिन सैक्रेड ग्रुव्स क्या है? नेचुरल है। सैक्रेड ग्रुव्स बच्चों नेचुरल है, और इसी को हम इन सीटू में रखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि कुछ सैक्रेड ग्रुव्स के नाम थे खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, बिल्कुल सही। तो ये सैक्रेड ग्रुव्स क्या है? नेचुरल, और हमें निकालना था इन सीटू कंजर्वेशन। राइट आंसर इज 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड सेल? अगर आप लोगों को याद हो तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, पर याद तो हमें सबको ही है कि हमने इस टाइप की एक कंडीशन देखी थी, दिस इज एम्ब्रियो सैग, जिसमें हमें कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही थी जहां पर यहाँ जायगोट बना था, यहाँ सिनर्जिड थे, और ये सब तो खत्म हो गए थे। और खत्म होने के बाद यहाँ जायगोट बना, और बीच में यहाँ क्या बना था? दिस इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या थी? 3n। तो ट्रिप्लॉइड, इनमें से ट्रिप्लॉइड कौन होगा? जायगोट नहीं, वो 2n होगा। सेंट्रल सेल,
सेंट्रल सेल हैप्लॉइड होती है, उसके बाद सिनर्जिड या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, ये जो बड़ी सेल यहां पर दिखाई दे रही है, ट्रिप्लॉइड होगी। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंस द ओरिजिन एंड diversification of life on earth there have been episodes of mass extinction of species। मतलब जब से ह्यूमन लाइफ और ये सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट हुई है तब से जो है मास में मतलब ह्यूज नंबर में जो है एक्सटिंक्शन चल रहा है। हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन विच इज इन प्रोग्रेस। मतलब सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कैसा रहा जो अभी चल रहा था, डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड। प्रीवियस से कंपेयर किया जाए सिक्स एक्सटिंक्शन कैसा था, तो ये डायरेक्ट बच्चों आप देखिएगा द करंट स्पीशीज बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट आंसर आपका है द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ये डायरेक्ट बच्चों आपके एनसीईआरटी से, बायोडाइवर्सिटी से। तो आपको लिखना था कि करीब 100 से 1000 टाइम जो है फास्टर था। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4। 119 बच्चों, है ना। इन द लैक ऑफ ऑन द जेड जीन, पता है एक जेड था, एक वाई था, एक ए था, तो जेड क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बस यही पूछ रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे देख लो बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सिंपल सा अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, इन्फिनिटिव ग्रोथ होगी इस तरह से। ये क्या है, स्टेम है, बढ़ता जा रहा है और इस स्टेम पर इस तरह से फ्लावर्स आते जा रहे हैं कंटिन्यू। यहां एंड में फ्लावर नहीं आ रहा, इंडेफिनेट ग्रोथ हो रही है, इसीलिए रेसिमोज लिखा गया है। रेसिमोज का मतलब होता है इंडेफिनेट ग्रोथ होना, साइमोज का मतलब डेफिनेट। फ्लावर आ गया टिप पर, वहीं ग्रोथ रुक जाएगी। और ये ओल्ड फ्लावर है और इधर न्यू फ्लावर है और इसे कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। सो फ्लावर्स आर बोर्न एंड एक्रोपेटल सक्सेशन, ये सही है। सॉलिटरी ये गलत है, ग्रोथ इज लिमिटेड ये गलत है, मेन एक्सिस टर्मिनेट ये दोनों साइमोज के हैं, साइमोज में ऐसा होता है। तो 120 का करेक्ट आंसर होगा 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आपसे पूछा गया है कि आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था इसका कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर उसने रखा था। तो हमने कहा सर उसने सेल स्ट्रक्चर को देखा, बिल्कुल सही बात है। उसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, बिल्कुल सही बात है। फ्लैजिला को नहीं देखा, ये गलत है। रिप्रोडक्शन को देखा गया और फाइलोजेनी को भी देखा गया। तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं ए, बी, डी एंड ई। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए, बी, डी, ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ देखिए द एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट का मतलब क्या होता है, 4 बुराइयाँ। किसके लिए, ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सोचिए बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए इन्होंने 4 रीजंस दिए थे और उसे कहा था यही 4 बुराइयाँ, यही एविल क्वार्टेट है। और इसमें इंक्लूड क्या है, इंक्लूड होता है बच्चों यहाँ पर, जैसे आपको दिया गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट का लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड हो गए, बिल्कुल सही है। अमेजन रेन फॉरेस्ट सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। दूसरा यहाँ पे दिया गया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बच्चों जो स्टीलर सी काऊ है और पैसेंजर पिजन है उसका एक्सटिंक्शन हो गया था, राइट। इसके अलावा थर्ड था एलियन स्पीशीज इन्वेशन। अभी नाइल पर्च का आप लोगों ने किया है ना, नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से विक्टोरिया लेक से मोर देन 200 सिचुलेट फिश एक्सटिंक्ट हो गई थी, राइट। कुछ और एक्सटिंक्शन का एग्जांपल लैंटाना, कैमरा और ये सब दिया हुआ आपके में। तो फिलहाल ये करेक्ट है। और को एक्सटिंक्शन विद द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज अदर डिपेंडेंट स्पीशीज विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट। क्लियर। एक स्पीशीज का अगर डिपेंडेंसी दूसरी स्पीशीज पर है और ये एक्सटिंक्ट हुआ तो ये भी हो जाएगा, को एक्सटिंक्शन है। इससे करेक्ट आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर बात करें बच्चों तो क्या बोल रहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ ईच साइकिल ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बताओ पहला क्या था, डीनेचुरेशन,
दूसरा क्या था बच्चों, एनाइलिंग, और तीसरा था एक्सटेंशन। तो बस यही तो देखना अपने को कि कहाँ दिया ये सीक्वेंस। क्या यहाँ लिख रहा है डीनेचुरेशन, एनाइलिंग, एक्सटेंशन, दैट मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है, बिल्कुल सही है। ये आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला आपको दिया गया है C51H90O6 के 2 मॉलिक्यूल्स 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, देन इट विल प्रोड्यूस 102 CO2 98 वाटर प्लस एनर्जी। आपको बच्चों याद आ रहा होगा तो ट्राई पाल्मिटिन का ये एग्जाम्पल है, राइट। ट्राई पाल्मिटिन का ये क्वेश्चन दी गई और इसमें बताना था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ ऑफ बायोमोलिक्यूल यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो आप बच्चों इस तरह से करते हैं कि RQ वैल्यू निकालते कैसे हैं। RQ वैल्यू होती है evolved CO2 upon consumed oxygen in respiration, यही था। तो अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और वैसे इक्वेशन भी आपको दी गई है ट्राईपाल्मिटिन्स की, ठीक। ट्राईपाल्मिटिन्स क्या है, फैट है। तो आप देखिएगा इवॉल्व्ड जो है CO2 कितने हैं, 102। इवॉल्व CO2 बच्चों 102 है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई कंज्यूम्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही, 145, and it will come around 0.7 which is more than 0.5 and less than 1। क्लियर है। तो हम आंसर यहाँ से निकालें, थोड़ा सा चेंज किया गया, नहीं तो 0.7 के अराउंड आता, राइट। तो यहाँ आप देखिए क्या है 0.5 to 0.95, बस थोड़ा सा डेटा कनेक्ट जो है चेंज है, बाकी ये करेक्ट है बच्चों क्योंकि 0.7 के अराउंड आएगा। तो 0.7 के अराउंड एक ही डेटा मैच कर रहा है बिटवीन 0.5 to 0.95, ठीक है। तो ये ट्राई पाल्मिटिन का एग्जाम्पल आपके में दिया गया RQ में NCERT से डायरेक्ट, क्लियर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी से है। आप यहाँ चेक करिएगा, इसमें आपको दिख जाएगा, देखिए एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेफिनेशन बायोप्रॉस्पेक्टिंग। बायोप्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, उसकी स्टडी करना, सो दैट जो भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पर फाइंड किया जा सके, ठीक, और उसका यूज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उसके लिए करना क्या है, उसके लिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोडाइवर्सिटी का जो है रिसर्च चल रहा था, स्टडी चलती है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बायोप्रॉस्पेक्टिंग, जिसे हम जैव अन्वेषण भी कहते हैं। मतलब जैव अन्वेषण, जैव का मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और अन्वेषण का मतलब रिसर्च होता है, राइट। तो वो रिसर्च की जाती है। चलिए बच्चों अगेन मैच द कॉलम आ गया और इसको देखते हैं क्या है भाई, डिकम्पोजिशन। ओके, ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों और इस क्वेश्चन में इकोसिस्टम चैप्टर से दिया गया है। इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से मैच करना है। डिकम्पोजिशन, डेट्राइटस, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन। बच्चों सबसे बढ़िया तरीके से आप क्या डिफाइन करोगे, जो आपको पता होगा वो होगा डेट्राइटस, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर। मैच कर लो, ये डेट्राइटस दिया है ना, यहाँ देखिए डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर। देखो सीधे हो रहा है, चेक करो बी का फोर्थ कहीं आ रहा है, बस डायरेक्ट आंसर निकलता है। ये भी ए का थोड़ा सा मैं मान सकती हूँ कि डिकम्पोजिशन में और इधर ह्यूमिफिकेशन में आपको थोड़ा सा हो सकता था। ह्यूमस क्या है भाई, ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है, ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का फॉर्मेशन, और ह्यूमस क्या है, डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस, राइट। तो इसको यहाँ मैच कर देते हैं। देखिए ये है ह्यूमिफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस, यहाँ से हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिनरल्स को रिलीज करना, जो मैटर डिकम्पोज हो रहा है उससे मिनरल्स को रिलीज करना, मिनरलाइजेशन। अब आप देखो ये मिनरलाइजेशन दिया हुआ है, ये देखो क्लियर कर दिया हुआ है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल, मतलब न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज करना है, क्लियर। अब आते हैं बच्चों, एक हमारे पास सिर्फ बचता है और इसको देखते हैं, ये डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लेकिन रिलीज नहीं कर रहा है, रिलीजिंग लिख दोगे तो मिनरलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? थर्ड। तो अब यहाँ से ऑप्शन आंसर्स देखते हैं कि आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। इधर देखिए थर्ड है, वैसे तो मैंने पहले टिक कर दिया, आप मैच कर लो। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का मिनरलाइजेशन का आ गया सेकंड, और डी का बच्चों आ गया यहाँ पे फर्स्ट। तो राइट आंसर इज फोर्थ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से 127 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही है। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, बिल्कुल करेक्ट है। एडिनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, गलत है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये भी सही है। तो मेरा बी, सी और ई सही आ रहा है, और बी, सी, ई और करेक्ट का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। रूट में अगर आप लोगों को ये चीज़ याद हो तो इस तरह से हम रूट की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ रूट हेयर जोन है, ये इलोंगेशन जोन है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। तो ये जो मैचुरेशन जोन होता है इसी में रूट हेयर्स बनते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन इज द करेक्ट आंसर। 128 का सही आंसर होगा क्या? द रीजन ऑफ मैचुरेशन। इट इज क्लियर? इसके बाद अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन फेज में प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं होगा? लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस, देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है, सेल का एनलार्जमेंट होगा। इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, पहले वैक्यूलाइजेशन होगा तभी तो सेल बड़ी होगी, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ये भी होगा। सो विच इज नॉट नहीं होगा, तो क्या है? लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस। ये मेरिस्टेमेटिक सेल का है, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक जोन जहां पर होता है वहां पर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 130, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी का है, सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है हमारे, है ना। सबसे पहले हम बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला के लिए एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है यहाँ पर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कंडीशन है। उसके बाद में हम बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 5 सेपल्स एंड दीज आर फ्यूज्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोला की, तो कोरोला के अंदर पेटल्स की बात करें तो पेटल्स आर 5 एंड दीज आर फ्यूज्ड। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स का नंबर कितना होता है? 5 होता है, और एपिपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में है बाइकार्पेलरी, दैट इज सिनकार्पस फ्यूज्ड, एंड द ओवरी इज सुपीरियर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी फॉर द सोलेनेसी। इसको यदि हम मैच करें तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी द फर्स्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, इसकी बात करें, क्या बोल रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। याद होगा हमने न्यूक्लियोसो मॉडल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। क्या बोल रहा उसमें? हिस्टोन आर, क्या बोल रहा? करेक्ट सेलेक्ट करना ना बच्चों। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्टेमरा बनाता था। हिस्टोन आर नेगेटिवली, यहां पर ये गलत दे दिया, पॉजिटिवली था। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन आर्जिनिन, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ए करेक्ट हो गया और सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डी, द पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया। और ई है द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर द एडिशनल सेट ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, करेक्ट है। यानी ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है, और ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब 131 का जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। 132 की अगर बात करें बच्चों तो क्या बोल रहा है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। देखते हैं पहला क्या है, करेक्ट पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, करेक्ट है, यानी आरी से काटते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर यानी आरी। बी है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एगरोज जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये भी करेक्ट है बच्चों, यानी ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। सी में आए, द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट द स्टेनिंग, आपको पता है यहां पे स्टेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, करेक्ट है ना, इथिडियम ब्रोमाइड की जो बात करते थे हम लोग, यानी ये क्या हो गया, इनकरेक्ट है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट व्हेन स्टेन विद द इथिडियम ब्रोमाइड, देखो लिखा भी है, कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नहीं भाई यूवी लाइट यहां यूज करते थे, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट, यानी ए और बी क्या है, करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कि अल्फा, अगेन बायोमोलिक्यूल, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीथ कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं, आपको याद आ रहा होगा, ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी, ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपने पढ़ा है ना बच्चों कि इकोसिस्टम फंक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी देखी जाए, जिसमें डिकम्पोजिशन दिखता हो, एनर्जी फ्लो होता हो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट। चलिए इसमें मैच करते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक तो आपको प्रोडक्टिविटी दिया है, दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिया तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्लांट की प्रोडक्टिविटी, देखें है ना, तो ये कॉमन सा है प्रोडक्टिविटी। इसको किससे मैच करेंगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये है। अब हमने यहाँ प्लांट और एनिमल डिफाइन नहीं किया, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना प्लांट ने फूड बनाया, प्राइमरी मतलब प्लांट, जितना प्लांट ने फूड बनाया और उसमें से जितनी एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू खुद यूज़ कर ली उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जितना टोटल फूड बनाया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। इसमें से अपने लिए यूज़ करने के बाद बचा हुआ फूड क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बच्चे कर लो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, और आपको याद भी होगा तो इस तरह से दिया होगा, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, मतलब यूज बाय प्लांट्स थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब टोटल फूड प्लांट जो बना रहे हैं वो ग्रॉस है, तो प्लांट लिखा होना चाहिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये राइट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, एनिमल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे जो फूड बना है यानी टिश्यूज़ के फॉर्म में, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जहाँ कंज्यूमर या एनिमल्स आ जाए, देखो ये है, इससे मैच कर दो। अब आप करेक्ट आंसर फाइंड करिए। ए का आंसर, मान लो ए को आपको कन्फ्यूजन था, मैं बी से शुरू करती हूँ। बी में जो है फर्स्ट आंसर आ गया, आप चेक करिए बी का आंसर फर्स्ट कहाँ है, ये है 2, ठीक है ना, देखो हमारे पास दोनों आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं। सी को चेक कर लेते हैं, सी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सी का फोर्थ है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब मैच कर लो, डी का क्या हो गया, सेकेंड, और ए का क्या हो गया, फर्स्ट, तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन में दिया हुआ मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में प्लेसेंटेशन दे रखी है, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल और इधर बेसल, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल्स, है ना। तो मैच करना है हमें, सिंपल मैचिंग है यहाँ पर। मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें से जो है हमें पी में देखने मिलेगी, तो ए को हम मैच करेंगे किसके साथ, सेकंड के साथ। मार्जिनल आ गई है पी के पास।
एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्साइल देखने को मिलेगी आपको किसके अंदर, लेमन के अंदर। तो बी चला जाएगा 4 के साथ। आई गेस आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी फर्दर मैच कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल वाला जो है वो चला जाएगा मस्टर्ड के साथ, तो C1 के साथ चला जाएगा। और बच गया हमारा डी। बेसल की बात करें तो बेसल के अंदर आप पढ़ते हैं कि बेसल प्लेसेंटेशन जो है दैट इज सीन इन मैरीगोल्ड, तो डी को 3 के साथ मैच करेंगे। तो ये मैचिंग को हम देख लेंगे A2, B4, C1 और D3। तो करेक्ट आंसर बेटा जी हमारा थर्ड हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 135 का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एनाटॉमी। तो फ्रॉग की बात कर रहा है बच्चों, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही है, फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है, इवन हमें भी मिलेगा। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, गलत हो गया क्योंकि 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मेल फ्रॉग में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम सेम रहेगा, फीमेल में डिफरेंट होगा। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। और साइनस विनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, करेक्ट है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एनिमल किंगडम से 137, द फ्लाइटलेस बर्ड्स विथ 4 लिम्ब मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर। तो 4 लिम्ब पैडल लाइक स्ट्रक्चर में किस में मॉडिफाई होंगे, देखते हैं। एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स क्या है, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन। नियोफ्रॉन वल्चर इसमें तो नहीं है। सेटेकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। तो यहां पर करेक्ट आंसर एप्टिनोडाइट आएगा जो कि पेंगुइन है, करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 138, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मेल फ्रॉग में वोकल सैक होगा, मेल फ्रॉग में 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में वेंट्रल साइड पर कपुलेटरी पैड होते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर के बेसिस पर हम मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिफर या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज 1। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम से 139, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर procured some fish-like animals and upon investigation the following characters were observed। बोल रहा है कि ऑब्जर्वर को क्या क्या कैरेक्टर दिखाई दिए, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का था। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक्टोपैरासाइट थे और इनमें फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट से सकिंग सर्कुलर माउथ था, मतलब ये एनेथा की बात कर रहा है जो कि जॉलेस होते हैं। पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट थे, 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट थे, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहा है। और साइक्लोस्टोमेटा के हम 2 एग्जांपल पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी कहती है, एक मिक्सिन हैगफिश, दूसरा पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे। तो यहां पर किसके बारे में बात की है, पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे। सो करेक्ट आंसर इज 1। प्यारे बच्चों, नीट 2026 के जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस में ये ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज से एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इन ह्यूमन रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप, अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। जो मेजर इवेंट्स हैं उसका केवल सीक्वेंस पूछा है। तो पहला सबसे इवेंट क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। तो वो अपने को मिल जाएगा किस पर, सी पर। फिर उसके बाद क्या होता है, एल्वियोलर लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो दैट इज सेकंड। फिर उसके बाद क्या होता है, यही गैसेस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो ये हो गया थर्ड नंबर पर। फिर क्या होता है, फिर टिश्यू लेवल पर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो ये हो गया नंबर 4। और फाइनली फिर टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन को सेल्स लेकर सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, तो दैट इज नंबर 5। तो क्या हो गया इस सीक्वेंस, CBE। तो CBE किस में मिल रहा है, स्टार्टिंग का ही देख लेते हैं, CBE थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज द राइट आंसर। तो CBE आगे का भी देख लेते हैं, 4th नंबर पे A आ जाएगा और 5th नंबर पे D आ जाएगा। तो CBEAD इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में मिलता है, लाइसोसोम यूकैरियोट्स में मिलते हैं, सेंट्रोसोम यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में राइबोसोम ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है और दोनों में मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो गया राइबोसोम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग GIFT। GIFT का मतलब है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम GIT टेक्निक की बात कर रहे हैं। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब एक फीमेल गैमीट को फीमेल के अंदर हम बात कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी को हम GIFT नाम देते हैं। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस। ओवा कलेक्ट फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर इन द यूट्रस, गलत बात है। अर्ली एम्ब्रियो विद, नहीं, अर्ली एम्ब्रियो की बात ही नहीं करनी है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्ट फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड अनदर female who cannot produce the ovum but can provide the suitable environment for the fertilization and the development। बिल्कुल NCERT की लाइन ही है। मतलब कोई फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो किसी फीमेल से हमने डोनर फीमेल से ओवम को कलेक्ट कर लिया, उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, बट साथ ही साथ उसका यूट्रस क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर। अर्ली एम्ब्रियो बिल्कुल गलत हो गया, तो आंसर जो हो गया वह थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है। ओह, मूवमेंट एंड लोकोमोशन से एक क्वेश्चन है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन इम्पल्स जनरेट करता है और वो किसी मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल तक पहुंचती है। अब जानते हैं उस मोटर न्यूरॉन और उस मसल फाइबर के बीच में बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। बिल्कुल सही बात है। फाइनली वो मोटर न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया उस सार्कोलेमा पर क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन। तो ये हो गया सही बात। द न्यूरल सिग्नल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मोटर न्यूरॉन से जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होकर सार्कोलेमा पर बाइंड होगा, जिसकी वजह से सार्कोलेमा डिपोलराइज होगी, और सार्कोलेमा के डिपोलराइज होने से उस सार्कोलेमा के अंदर रखी हुई सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें कैल्शियम स्टोर्ड है, वो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या रिलीज कर देगी, कैल्शियम। चलो सही स्टेटमेंट। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज। नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया। कैल्शियम जो है वो तो एक्टिवेट करेगा एक्टिन को, वो तो फिलामेंटस एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है जिसको ट्रोपोमायोसिन कवर करके बैठा था बाय द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन, उसको अनमास्क करेगा। तो ये तो उल्टा लिख दिया, तो ये वाला सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया इसके लिए। एक्टिन बाइंड टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, ये सही बात है। जो एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो अनमास्क हो जाएगी, और नीचे जो उसके आसपास क्या रखे हुए हैं, मायोसिन हेड, हैवी मीरोमायोसिन, जिस पर एटीपेज एक्टिविटी की वजह से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसकी वजह से हैवी मीरोमायोसिन यानी हेड ऑफ मीरोमायोसिन हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है और एक्टिन से जुड़ जाता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो सही बात है। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिंग फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये भी बिल्कुल सही बात है। भी क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं आई बैंड के, वो ए बैंड के थिक फिलामेंट पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड दोनों तरफ से इस तरह से स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, जैसे आप कहते हैं सार्कोमियर, वो क्या हो जाती है, शॉर्ट। तो इसका मतलब सी केवल रॉन्ग है, बाकी ए बी डी ई सही है। तो द राइट आंसर इज सेकंड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 144 144 की बात करें बच्चों तो क्या दिया है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट इज एन। आपको पता है PBR 322 इसकी चर्चा हुई थी, और याद होगा मैं बोलता था कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा बच्चों, BAM-H1। और ये कहां पे काटता था, जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अपना प्रेजेंट था एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। तो देख लो टेट्रासाइक्लिन कहां दिया बच्चों, सेकंड में दिया है। दैट मीन्स 144 का जो सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, ये कितना सिंपल क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम से पूछा गया है। सिनेप्टिक
क्लेफ्ट के बारे में आप जानते हैं। केमिकल सिनेप्स में 3 चीज़ें होती हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आकर वहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर पाता है। उसके बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जाकर बाइंड होते हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसी पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स और उन्हीं पर न्यूरोट्रांसमीटर जुड़कर वहाँ डेवलप करवाता है ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ये पूरी प्रोसेस हम जानते हैं। तो सीधा सा आंसर कहाँ मिलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। या आई थिंक जूलॉजी में या मैं बोल दूं बायोलॉजी में नीट 2026 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। चलो ये भी बड़ा ही सिंपल है, पर हाँ देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन? ह्यूमन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक? नो, ह्यूमन का स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक। ये पीछे होते हैं ना ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, 2 होते हैं, एक ये और एक ये। दोनों के दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल नीचे किससे जॉइंट बनाते हैं? एटलस से, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, ना कि मोनोकॉन्डाइलिक। फिर द जॉइंट बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्री इज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट। सही बात है। 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्री के जो सेंट्रम होते हैं उनके बीच में पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड दैट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री 7। ये तो सही बात है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। ऑल रिब्स एक्सेप्ट लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक। नो, देखो रिब्स बाइसेफेलिक। अब ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि रिब्स का जो डॉर्सल एंड होता है जो किस पर आर्टिकुलेट करता है? वर्टिब्री पर, दैट इज बाइसेफेलिक। तो अब जितनी भी रिब्स हैं 12 की 12 पेयर रिब्स डॉर्सली तो सारी वर्टिब्री पर आर्टिकुलेट कर ही रही हैं, जहाँ पर उसके 2 जॉइंट बनते हैं ईच वर्टिब्री और रिब्स के बीच में। तो वो बाइसेफेलिक एंड होता है, यानी उसके 2 हेड होते हैं। तो हर रिब के होते हैं। इसने क्या लिख दिया? एक्सेप्ट लास्ट 2 पेयर, तो गलत बात हो जाएगी। तो फिर द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेट विद द एटलस वर्टिब्री। ये तो हमने देखा ही था। ये जो अभी डाइकॉन्डाइलिक स्कल मैंने आपको बताया था, वहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन के ही दोनों कॉन्डाइल्स किसके साथ जॉइंट बना रहे थे? एटलस के साथ। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से गलत? पूछा क्या गया है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। BCE, तो BCE ओनली। द राइट आंसर इज फर्स्ट, करेक्ट पूछा गया है। चलें। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में यहाँ पे दिया हुआ है द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी में मेंशन्ड है एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में होता है, आपको याद होगा शायद एम्फाइसीमा के बारे में डिटेल दे रखी है चैप्टर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज वाले में। कैल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज़ करते हैं, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर है इसका। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 148, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की कंडीशन पहला क्या बोल रहा है? मदर RH नेगेटिव एंड फीटस, मदर जो है मदर RH नेगेटिव ब्लड फीटस का और मदर का RH पॉजिटिव, तो गलत है, अपोजिट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है RH एंटीजन ऑब्जर्व्ड ऑन RBC इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए RH ग्रुप को मैच किया जाना चाहिए, बिल्कुल करते हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी ऑब्जर्व होगी व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट बात है। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस को अवॉइड करने के लिए मदर को क्या दिया जाएगा? anti-RH एंटीबॉडी। बट बोल रहा है डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड नहीं फर्स्ट चाइल्ड। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए? A और E। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर इज 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 149, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ड्रग्स दे रखी लिस्ट के अंदर, उसका इफेक्ट दे रखा है। यहाँ पर निकोटीन की बात करें अपन, ये जो निकोटीन है, निकोटीन हम कहते हैं टोबैको की हम बात कर सकते हैं। टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। और निकोटीन की यदि बात की जाए यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं? ये निकोटीन हमारी बॉडी में जाने के बाद में हम क्या देखते हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल उससे क्या नाम से एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का सिक्रेशन करवाता है ये। तो इसका इफेक्ट कहाँ होता है? एड्रिनलिन ग्लैंड पर होता है, जिससे हमारा हार्ट रेट, हमारी BP क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती
है। तो यहाँ बात किया कोजेज सेंस यूफोरिया नहीं, स्टिमुलेट द एड्रेनलिन ग्लैंड बिल्कुल मिल गया हमको, रिलीज द कैटाकोलामिन्स बिल्कुल सही बात है, जो हमारी हार्ट रेट हमारे बीपी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो एक के अंदर हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ए सेकंड। मॉर्फिन, मॉर्फिन हम बात कर सकते हैं ओपियोइड्स, मतलब अफीम से मिलने वाली बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और मॉर्फिन क्या होती है, वेरी मतलब बेस्ट पेन किलर होती है, हम कह सकते हैं सेडेटिव होती है, पावरफुल पेन किलर होती है यहाँ पर। तो देखा जाए यहाँ पर तो थर्ड में लिखा हुआ है इफेक्टिव सेडेटिव एंड द पेन किलर, तो यहाँ बात कर सकते हैं अपन बी के अंदर थर्ड के बारे में। हेरोइन, इसी का डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन कहा जाता है, हम कह सकते हैं, जो एसिटिलाइजेशन से मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से ऑब्टेन करते हैं इसको। और ये जो होती है हम कह सकते हैं बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है। तो यहाँ देखें अपन, तो देखा अपन ने फोर्थ के अंदर डिप्रेसेंट एंड स्लो द बॉडी फंक्शन, ये हो गया हमारा फोर्थ। तो सी के अंदर हम फोर्थ की बात कर सकते हैं। कॉकिन की बात करते हैं, तो जो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट था, हम कह सकते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका, वहां से कोकिन ऑब्टेन होती है। और ये क्या करती है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उसके अंदर उसके ट्रांसफर इंटरफेयर करने का काम करती है, कोजिंग द यूफोरिया, ये यूफोरिया कोज करती है, हम कह सकते हैं, मतलब फॉल्स फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस की हम बात करते हैं। तो कोजेस सेंस द यूफोरिया एंड द इंक्रीज द एनर्जी, इतने हम बात कर सकते हैं डी के अंदर फर्स्ट के बारे में। तो ए से सेकंड की बात करें, ए सेकंड की बात कर ली, ए थर्ड गलत हो गया, ए थर्ड गलत हो गया, ए सेकंड की बात कर ली। बी थर्ड की बात करें, बी थर्ड मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बात की जाए बी थर्ड मिल रहा है, हम कह सकते हैं। इसके अलावा सी फोर्थ की बात करें, सी फोर्थ या सी फर्स्ट गलत हो गया। डी फर्स्ट की बात करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो, मैच द कॉलम, ये भी मूवमेंट और लोकोमोशन से रिलेटेड लग रहा है, बिल्कुल सही बात। टेटानिस, टेटानिस सभी जानते हैं, स्पाज्म यानी सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से। ब्लड में टिश्यू फ्लूइड में ईसीएफ में जब कैल्शियम कम हो जाता है, तो जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके सोडियम वीजीसी हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, वो क्लोज्ड स्टेट में मेंटेन नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें क्लोज्ड स्टेट में मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जब न्यूरॉन्स के सोडियम वीजीसी क्लोज स्टेट में मेंटेन नहीं रह पाते, तो उन मोटर न्यूरॉन्स के अंदर अननेसेसरी इंपल्स जनरेट होने लगता है, जिससे उनसे सप्लाई होने वाली मसल्स को जब लगातार सिग्नल मिलते रहेंगे तो वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो टिटैनी में किसकी कमी हो रही है, कैल्शियम की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज स्पाज्म। तो क्या हो रहा है यहाँ, थर्ड, तो फर्स्ट एगा यानी थर्ड मिल गया। आर्थराइटिस यानी सिंपल सी बात है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस कई टाइप की होती है, उसमें केवल आर्थराइटिस का मीनिंग पूछ रहा है। तो अब आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ स्केलेटल मसल, जो पाए जाते हैं सार्कोलेमा पर। तो इसका मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यस, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है उसी पर पाए जाते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, उन्हीं के अगेंस्ट बन गई एंटीबॉडी और रिसेप्टर्स की डेंसिटी हो जाएगी कम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर मसल्स का डिजनरेशन, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। दो तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको पढ़ाई भी जाती है जेनेटिक्स में, एक होती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, और एक होती है डशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ए का मैच हो रहा है थर्ड से, तो ए का थर्ड दो जगह आ रहा है, फिर आगे बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट तो अपने को सेकंड में मिल गया, बाकी सी का सेकंड आ ही रहा है और डी का फोर्थ आ ही रहा है। द राइट आंसर इज सेकंड। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 क्वेश्चन नंबर की हम बात कर रहे हैं, 151 क्वेश्चन नंबर की हम बात कर रहे हैं। मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बात की जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हुए हैं, उनके फंक्शन या उनसे रिलेटेड बात की गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोजेस्टासेड, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 एंड प्रोजेस्टासेड। तो यहाँ पर हम देखें तो थर्ड के अंदर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, तो एक के अंदर हम थर्ड की बात कर रहे हैं। मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात किया तो फोर्थ के अंदर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हम कह सकते हैं, तो बी से फोर्थ की हम बात कर सकते हैं। डायफ्राम, जो हम बैरियर मेथड पढ़ते हैं उसके अंदर कॉन्डम की बात करते हैं, डायफ्राम की बात करते हैं, वॉल्ट्स की बात करते हैं, सर्वाइकल कैप की बात करते हैं। तो सी डायफ्राम की बात किया तो बैरियर मेथड की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो सी के अंदर फर्स्ट की हम बात करते हैं। सहेली, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स हम कह सकते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम सेकंड के अंदर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक के अंदर थर्ड, एक के अंदर थर्ड, ये यहाँ पर नहीं है, एक के अंदर थर्ड हम कह सकते हैं।
इसके अलावा ए के अंदर थर्ड यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गया। बी के अंदर फोर्थ यहाँ पर भी है, बी के अंदर फोर्थ यहाँ पर भी है, सी के अंदर फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ सेकंड हो गया, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 152। इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट, 2 बातें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में। चेक करेंगे हम। ए दिया हुआ है आपको, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। करेक्ट है ये, बिल्कुल ये डेटा दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बी, मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो मेजोरिटी फॉस्फोलिपिड्स जो वो बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं, तो करेक्ट है ये बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म्स मीजोसोम्स। इनकरेक्ट है बेटा जी ये, यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है ये, क्योंकि मीजोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है ना, तो यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, टेल्स टुवर्ड्स द inner part of lipids are hydrophobic and thus protected from aqueous medium। बिल्कुल आपको याद होगा शायद, लिपिड का जब हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो लिपिड में हम एक मॉलिक्यूल में 2 पार्ट्स बताते हैं, एक है दिस इज हेड पार्ट एंड दिस वन इज नोन एज द टेल पार्ट। हेड को हम पढ़ते हैं कि हेड पार्ट इज पोलर एंड दिस टेल पार्ट इज नॉन पोलर, टेल पार्ट इज नॉन पोलर। और हेड क्योंकि पोलर होता है तो हेड इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, याद होगा आपको शायद। और टेल की बात करें तो दिस इज हाइड्रोफोबिक, टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो इसके अंदर हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि द टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल सही है, एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। करेक्ट है बेटा ये स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ई, ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, है ना। तो करेक्ट पूछा है आपसे, तो करेक्ट हमारे पास आ गया ए, बी और डी। तो ए, बी एंड डी ओनली, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा 4th हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि ए, बी एंड डी ओनली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 153। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेली एंड देयर इंक्लूजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्ट हमें चूज करना है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो गलत हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ये सही है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, ये सही है। अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल नहीं होता, डबल होता है, तो ये गलत हो गया। सही आंसर हो गया बीसीडी। सो करेक्ट आंसर इज बीसीडी ओनली। इट इज क्लियर? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है 154। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड उसके मंथ से रिलेटेड हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, तो फर्स्ट दिखा है द फीटस मोमेंट स्टार्ट एंड द हेयर अपीयर्स ऑन द हेड। ऐसा हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। 5th मंथ की बात की जाए तो 5th मंथ की यदि बात की जाए तो मंथ में इसको वीक्स में कन्वर्ट करें तो 4 वीक्स होते हैं, इन्हें मंथ हम बात कर सकते हैं, तो 20 वीक्स आ गया हम कह सकते हैं। तो 20 वीक्स कहां पर है? यहाँ पर सेकंड के अंदर 20 वीक्स से हम कह सकते हैं, तो ए के अंदर सेकंड की हम बात कर सकते हैं। द फीटस डेवलप लिम्स एंड द डिजीज, लिम्स और डिजीज जो डेवलप होते हैं वो एंड ऑफ द सेकंड मंथ की हम बात करते हैं। तो सेकंड मंथ मतलब हम बात कर सकते हैं सेकंड मंथ की यदि बात की जाए यहाँ पर तो मंथ में हम बात कर सकते हैं इसको, तो कितने हो गए 8 वीक्स, एक
मंथ को वीक्स में कन्वर्ट किया हमने, 8 वीक्स हो गए यहाँ पर, तो थर्ड के अंदर 8 वीक हो गया यहाँ पर, तो ये थर्ड हम बात कर सकते हैं। द फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम थर्ड मंथ के एंड में डेवलप हो जाते हैं। तो थर्ड मंथ को वीक में कन्वर्ट करना है हमको, हम कह सकते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम कह सकते हैं 12 वीक्स की हम बात कर सकते हैं। 12 वीक्स मतलब फोर्थ की हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ हो गया। The fetus body covered with the fine hair, eyelids separates and the eyelashes are formed, मतलब end of the 6 month of the pregnancy। 6 month की हम बात कर सकते हैं, और 6 month को हम काउंट करें बात के वीक्स के अंदर, तो 24 वीक्स आ गया। कितना आ गया? 24 वीक्स आ गया। तो फर्स्ट की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक के अंदर सेकंड है, एक के अंदर सेकंड है, इसके अलावा एक के अंदर सेकंड यहाँ गलत हो गया, ये एक के अंदर सेकंड है यहाँ पर, इसके अंदर एक के अंदर फोर्थ गलत हो गया, हम कह सकते हैं। बी के अंदर थर्ड की बात करें, बी के अंदर थर्ड, यहाँ ये गलत हो गया। सी के अंदर फोर्थ की बात करते हैं, डी के अंदर फर्स्ट बात करते हैं, तो हमारा आंसर जो हो गया वह थर्ड हो गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए बच्चों, आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल डिसेट? आपको याद होगा बच्चों, इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, उसके लास्ट पेज पे आपको दिया गया म्यूचुअलिज्म में कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, दो ऐसी स्पीशीज़ का इंटरेक्शन जिसमें दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट हो, तो ये म्यूचुअलिज्म में जाता है। दोनों को प्लस प्लस इंटरेक्शन हमने दिया है, ठीक। उसी में बच्चों एक एग्जाम्पल आपका था को एवोल्यूशन का। को एवोल्यूशन में आपको ऑर्किड ऑफरिस दिया गया था, राइट। ऑर्किड ऑफरिस यानी ऑर्किड की दो स्पीशीज़ हैं। नॉर्मल स्पीशीज़ अपन कहें तो बीज, बम्बल बीज से जो है वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज़ ऑर्किड ऑफरिस है। यहाँ अगर हम बीज की बात करते हैं तो बीज क्या होती है, इनका जो मेल होता है ना, मेल, वो इस फीमेल फ्लावर को भी, मतलब फीमेल फ्लावर को ये फीमेल इंसेक्ट समझ करके कॉपुलेट करता है, और इससे इसका क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन, ये कॉपुलेशन नेचुरल तो नहीं है ना, क्योंकि एक फ्लावर है और एक इंसेक्ट है, तो ये कॉपुलेशन कभी नेचुरल नहीं होता है। इसे कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। फ्लावर का फ़ायदा है कि उसका पॉलिनेशन हो गया, लेकिन है तो स्यूडो कॉपुलेशन, और उसी स्यूडो कॉपुलेशन को हम कहते हैं सेक्सुअल डिसेट, ठीक। सेक्सुअल डिसेट कहते हैं, नहीं सेक्सुअली ये धोखा है, सेक्सुअल डिसेट है, राइट। तो करेक्ट इसमें देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसेट। तो हमारे पास बच्चों देखो ऑफरेंस और बम्बल बीज आ गए, ठीक। बीज है, बम्बल बीज है, इनके थ्रू यहाँ पर क्या होगा? पॉलिनेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 156 एनिमल किंगडम से। सेलेक्ट दी सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू क्लास ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस की बात कर रहा है, मतलब बोनी फिशेस की बात कर रहा है। सॉ फिश, बोनी फिश है क्या? सॉ फिश ये कार्टिलेजिनस फिश में आती है। फाइटिंग फिश और डॉग फिश भी कार्टिलेजिनस फिश में आती है। फाइटिंग फिश जरूर बोनी में आती है, एक्वेरियम फिशेस में। आगे चलते हैं। डेविल फिश का कोई लेना देना नहीं है। डेविल फिश किस में आती है? मोलस्का का मेंबर है, तो ये तो यही गलत हो गया। फिर फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस बोनी फिश है। एंजल फिश, बिल्कुल एंजल फिश जो है वो भी बोनी फिशेस में आती है। और फाइटिंग फिश ये भी बोनी फिश है। और फोर्थ में देखिए स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा हो गया, यही गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 157 एवोल्यूशन से। मैच दी कॉलम। यहां पर बोल रहा है 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे भाई। इसके बाद बोल रहा है 500 मिलियन ईयर्स अगो तो इनवर्टेब्रेट आए थे भाई, तो बी का 4 हो गया। 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या आई थी? जॉलेस फिशेस आई थी, तो सी का क्या हो गया? सी का 1 हो गया। और डी का फिर क्या हो जाएगा? डी का 3 हो गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर 1 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 158। इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमीट्स? हैप्लॉइड सेल कौन से इनमें से यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड करती है गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? मेल फ्रॉग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि मेल फ्रॉग में, है ना? वैसे मेल फ्रॉग के बारे में हम बात करें तो इस तरह से कोई हैप्लॉइड सेल गैमेटिक डिवीजन नहीं करती, गैमेटिक डिवीजन के लिए माइटोटिकली डिवाइड नहीं करती, है ना? मेल हनी बी के बारे में पढ़ा हुआ है हमने कि मेल हनी बी में हमने पढ़ा हुआ है कि जो
हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स माइटोटिक डिवीजन करके, ये हैप्लॉइड सेल्स माइटोटिक डिवीजन करके और गैमीट्स का प्रोडक्शन करती हैं। बिल्कुल मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन जो है वो इसी तरह से होता है हनी बी के अंदर कि ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और हैप्लॉइड सेल माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसके अंदर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, WBC काउंट किसी पर्सन में 8000 है। सो हाउ मेनी इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। तो हमें इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट के परसेंटेज पता है। इओसिनोफिल कितनी होती है 2 to 3%, इसका 2 to 3% निकालेंगे तो 160 to 240, और लिम्फोसाइट होती है 20 to 25%, तो ये फिगर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 160 यानी 160 अगर बात करें बच्चों, तो यहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग द चिल्ड्रन विथ ओ ब्लड ग्रुप वेयर द बोथ मदर एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोल दिया है कि हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस है तो याद होगा ए के लिए हेट्रोजाइगस होगा तो आई ए आई ओ, और यहां पर आई बी आई ओ। आप सब जानते हो कि यहां से 2 टाइप गैमीट बनेंगे, आई ए एंड आई ओ, और यहां से बनेगा आई बी और आई ओ। ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा बच्चों, ये इसके साथ हो जाए ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, और इसके साथ ब्लड ग्रुप ओ। यानी ओ का अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको पता है इसका जवाब कितना होगा 25%, यानी 160 का जो 4th ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अरे वाह, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बारे में पहले बता देता हूँ, आप खुद ही इससे समझ जाएंगे कि जैसे ही बीपी फॉल होगा, बीपी लो होगा किसी भी वजह से, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होते ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक्टिवेट होकर रेनिन रिलीज करता है। वो रेनिन प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, जिसको लंग से आने वाला एक एंजाइम एस, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 एक तो पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो इस फॉल होते हुए बीपी को रेज करता है, जिससे गिरता हुआ जीएफआर वापस से बढ़ने लगता है ताकि और ज़्यादा डिक्रीज ना हो। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा को इंड्यूस करके उससे एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है, और आप जानते हैं एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के मेनली डीसीटी पर एक्ट करके सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है और बीपी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, और बीपी बढ़ जाता है, फाइनली जीएफआर वापस मेंटेन हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होगा, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो यानी वहीं से स्टार्ट होगी सारी कहानी। फिर उसकी वजह से रेनिन रिलीज होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस से, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर फर्दर एक एंजाइम उसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जो पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम करेगा, और वहाँ पे साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज करवाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। फिर क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को इंक्रीज करेगा डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल सही बात है, दैट इज 4th। और फाइनली बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस मेंटेन हो जाएगी, दैट इज 5। तो क्या देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या बना, CEDBA, CEDBA हमको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है, बड़ा ही सिंपल। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट, पहले तो भैया इसको अंडरलाइन कर लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज। हमें पॉपुलेशन इंटरैक्शन 2 स्पीशीज में जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इसको थोड़ा ध्यान से करना था। इन बोथ पैरासिटिज्म, भाई पैरासिटिज्म की बात करें तो इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म, देखो 2 दिया हुआ है, ठीक। ओनली 1 स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज हार्म्ड। देखो भाई, अगर हार्म्ड होता है तो हम किस साइन से दिखाते हैं, माइनस से, और अगर ये बेनिफिटेड होता है तो इसको प्लस साइन से दिखाते हैं, राइट। अब आप देखिए
कि दोनों में पैरासिटिस में तो हम प्लस प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस दोनों को लिखते हैं। कॉमेंसलिज्म में क्या करते हैं, एक को प्लस और एक को जीरो से शो करते हैं, तो दोनों के लिए प्लस और माइनस कैसे हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, गलत। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होगा, प्लस प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट आते हैं, बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट नहीं होता है ना, एक होता है बेटा प्लस और एक होता है जीरो यानी अनअफेक्टेड। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग, कि बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कॉमेंसलिज्म। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट इजी है, राइट? चलिए देखते हैं, इन पैरासिटिज्म, देखो पैरासिटिज्म दे रहा है, ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म्ड। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस और जीरो का इंटरेक्शन है, जो पैरासाइट है उसको फायदा है और जो होस्ट है उसको क्या है, लॉस। नेक्स्ट आते हैं, इन अमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। बिल्कुल सही है, माइनस एंड जीरो का ये कॉम्बो है, एक को तो हार्म है और दूसरा क्या है, अनअफेक्टेड है। हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल लिया है, याद हो, पार्थीनियम का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पार्थीनियम में सारे प्लांट डेड हो जाते हैं, पार्थीनियम अकेला ग्रो कर रहा है जबकि इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनअफेक्टेड है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इन अमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एक को हार्म है माइनस, एक अनअफेक्टेड है जीरो। बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पे, करेक्ट। देखो करेक्ट हमारे पास क्या बच्चों, ये तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट हमारे पास बी है, नेक्स्ट आता है डी है, और लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बी डी और ई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी डी ई ओनली, राइट? ये टाइम टेकिंग था लेकिन सिंपल था। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हुए 163। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज सेल डिवीजन हम कह सकते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म, सेलेक्टेड द करेक्ट स्टैंड फ्रॉम द इज फ्लोइंग। यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन की बात की गई है यहाँ पर, तो फर्स्ट यहाँ करेक्ट सीक्वेंस की बात की गई यहाँ पर। तो हम देखें यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया तो माइटोसिस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, हम कह सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली, नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर तो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, फर्स्ट रिडक्शन बात किया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की हम बात करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, हम कह सकते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी के अंदर तो फर्स्ट मियोसिस होता है और सेकेंडरी के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, एंड प्रोड्यूस द हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स, बिल्कुल करेक्ट हो गया ये, तो ये करेक्ट हो गया यहाँ पर। देन डी की बात की, स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, नहीं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस के नाम बात के, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, कोई माइटोसिस नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया। ई, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें सी और ई करेक्ट है, यहाँ पे इसने करेक्ट पूछा है यहाँ पर, तो सी एंड ई, तो हमारा आंसर जो हो गया वो फर्स्ट आंसर हो गया। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का क्वेश्चन है, हम कह सकते यहां पर बात करें, द फ्लोइंग आर द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दे रखी है यहां पर, और उसको अरेंज द स्टेज इन द प्रॉपर ऑर्डर, उसको प्रॉपर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं, जब फीमेल मॉस्किटो में बाइट करती है तो बाइट करते हैं हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देती है स्पोरोसाइट्स, तो ये स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट कर देती है, और ये स्पोरोजोइट्स होते हैं ये ब्लड के द्वारा हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं, और लीवर के अंदर ये मल्टीप्लाई होते हैं, हम कह सकते हैं, और फिर उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट ये वहां से रिलीज होते हैं लीवर से, तो आरबीसी ब्लड के द्वारा आरबीसी में चले जाते हैं, आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहता है, हम कह सकते हैं, फिर वहां से भी निकल जाते हैं, और आरबीसी के अंदर ही ये गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमेटोसाइट जब फीमेल मॉस्किटो
में बाइट करती है अगेन तो वो उसके फीमेल मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स, बात क्या है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स में कन्वर्ट होते हैं, देन वह सलाइवरी ग्लैंड्स में जाकर स्पोरोजोइड्स स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ सीक्वेंस को देखें अपन यहाँ पर, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, नहीं पहले डाइड आरबीसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर, ये भी बात कर रहे हैं अपन, गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, स्पोरोजोइड रीच इन लीवर थ्रू द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइड इनटू द ह्यूमन, पहली यदि बात की जाए तो फर्स्ट हमारे पास में ई होगा, हम कह सकते हैं, उसके बाद वो लीवर में जाएगा, हम कह सकते हैं। तो लीवर वाला ऑप्शन देखते हैं अपन कि द पैरासाइट की बात करें द लीवर थ्रू द ब्लड, बिल्कुल सही बात, स्पोरोजोइड जो है वो लीवर में चला गया, ये सेकंड आ जाएगा इसके बाद में डी वाला। उसके बाद में लीवर के अंदर हम कह सकते हैं, लीवर के अंदर जाकर ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, सही बात है ये, और फिर वहां से ब्लड में चला जाता है, तो थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास में, हम कह सकते हैं। उसके बाद वहां से ये आरबीसी में जाएगा, आरबीसी के अंदर ए वाला पॉइंट हो गया, ये आरबीसी के अंदर चला गया वहां पर, और साथ ही आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस बैठेगा यहाँ पर, मतलब ई आएगा पहले, तो ये ई आ गया यहाँ पर, इसके अंदर भी नहीं, ये गलत हो गया, इसके अंदर भी नहीं, ये गलत हो गया, तो ये हो गया ई। के बाद में हम बात कर सकते हैं सेकंड जो है हमारे पास में डी है, तो सेकंड जो है वह यहाँ पर देखें अपन, तो इसमें डी आ गया, इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं डी के बाद में हम कह सकते हैं थर्ड पर बात किया बी, तो बी आ गया हमारे पास में, फोर्थ आ गया ए यहाँ पर, और लास्ट में फिफ्थ आ गया सी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से अगर आपके क्वेश्चन आता है तो डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो आपसे पूछा गया स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है आपको पता है कि वो क्या काम करता है, कि सर वो ब्लड क्लॉट रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद स्टैटिन्स जो हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, लाइपेजेस डिटर्जेंट में यूज़ किए जाते हैं, और साइक्लोस्पोरिन ए इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास ए का हो जाता है सेकंड, ए का सेकंड आपके पास दो ऑप्शंस में है, बी का हो रहा है थर्ड, बिल्कुल सही, सी का हो रहा है यहाँ पर आपके पास फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 जो कि इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ये एनालॉगस ऑर्गन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालॉगस ऑर्गन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। विंग्स ऑफ वेल एंड वेट, ये फोर लिम्स ऑफ वेल एंड बैट, ये जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या है यहाँ पर, ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन सेम है, तो डाइवर्जेंट हो गए। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, अगेन आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स क्या हो गए, ये भी कन्वर्जेंट हो गए क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन है। सो करेक्ट आंसर इज 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज। तो स्विस चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज तो उसको बनाने वाला माइक्रोब कौन सा है, क्या वो ट्राइकोडर्मा है, नहीं है। क्या वो क्लॉस्ट्रीडियम है, नहीं है। क्या वो लैक्टोबैसिलस है, नहीं है। तो सर हमारा आंसर तो वैसे ही हमें दिख रहा है कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी है। अब वहाँ लार्ज होल्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, क्या कॉर्टिसोल, सभी जानते हैं कॉर्टिसोल से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ, ये कि इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन होता है। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। आप जानते भी होंगे कि सिंथेटिक कॉर्टिसोल जो स्टेरॉइड्स होते हैं या सिंथेटिक एनालॉग ऑफ कॉर्टिसोल स्टेरॉइड, जिनको मेडिकली बहुत सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, आर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। इम्यूनोसप्रेसिव है इसलिए एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे यूजेस हैं। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन अगर देखें तो ये अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो यहाँ पर हम देख ही लेंगे कि ये डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल पर स्टिमुलेट करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वाटर को। चलो कोलेसिस्टोकाइनिन CC के PZ, ये दो काम करता है। एक तो ये गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है जिससे उसमें स्टोर्ड बाइल
स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। साथ ही साथ कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है, इंड्यूस करता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। पैनक्रियाटिक एंजाइम आ गए पैनक्रियाज से और बाइल जूस जो किसमें स्टोर था, गॉल ब्लैडर में, वो रिलीज हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन सभी जानते हैं, यूट्रस पे भी एक्ट करता है, वहाँ पर एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेमरी ग्लैंड में एल्वियोलाई का डेवलपमेंट भी करवाता है। तो अब इसका मैचिंग क्या होगा, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड दो जगह आ रहा है क्या, नहीं ए का सेकंड है, हाँ तो ए का सेकंड दो जगह आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है। दूसरे से कंफर्म कर लेते हैं, बी का थर्ड इधर है, इधर भी दोनों जगह बी का थर्ड आ रहा है। कोलेसिस्टोकाइनिन सी का फोर्थ, लो भाई सी का फोर्थ इसी में आ रहा है, फिर डी का तो 1 हो ही गया, तो राइट आंसर इज फोर्थ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो 69 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। अरेंज द फ्लोइंग सेल, बात क्या लेयर्स की बात करें, स्ट्रक्चरली अराउंड द फीमेल गैमिट, मतलब ओवम के अराउंड जो लेयर्स हैं उसकी बात करें, आउटर टू इनर साइड बात करना है। यदि हम देखें तो ये बात करें फीमेल गैमिट है, ओवम में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है जोना पेलिशिडा, तो ये जोना पेलिशिडा होती है हम कह सकते हैं, और जोना पेलिशिडा के बाहर होती है कोरोना रेडिटा, ये कोरोना रेडिटा हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये लेयर होती है कोरोना रेडिटा की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, जोना पेलिशिडा, ये जोना पेलिशिडा है और ये प्लाज्मा में दोनों के बीच का स्पेस होता है वह पेरीविटलाइन स्पेस होता है, इसको पेरीविटलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। तो हम पहले आउटर से इनर साइड चले तो सबसे पहले कोरोनेटा आ जाएगी हम कह सकते हैं, तो कोरोनेटा की बात की जाएगी तो ये हमारा कोरोनेटा फर्स्ट हम बात कर सकते हैं आउटर, तो कोरोनेटा ये ऑप्शन हो गया हमारे लिए, ये ऑप्शन हो गया हमारे लिए, गलत हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पर। कोरोनेटा के बाद में जोना पेलिशिडा, तो जोना पेलिशिडा की यदि बात की जाए तो जोना पेलिशिडा जो है वो ए के अंदर है, तो ये हमारा ए आंसर हो गया, यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर। उसके बाद में फिर उसके बाद पेरीविटलाइन स्पेस की हम बात करेंगे, पेरीविटलाइन स्पेस, तो बी है पेरीविटलाइन स्पेस की बात की है तो यहाँ पर ये डी दे दिया इसने, गलत हो गया, ये बी पेरीविटलाइन स्पेस। उसके बाद सबसे अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात किया डी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डी हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर इकोलॉजी से है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स बने थे। एक ग्रोथ मॉडल था ज्योमेट्रिकल, है ना, कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल था, और दूसरा था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जिसको वरहल्स पढ़ने दिया था, राइट। ये वही लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल है और उसी से रिलेटेड फॉर्मूला बताया गया। दोनों में फ़र्क क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि मान लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तब तो ग्रोथ अनलिमिटेड होगी और जे शेप ग्रोथ कर्व बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये रियलिटी में देखा जाए, विच इज़ मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स ने कहा था, ठीक, तो वास्तव में नेचर में या हैबिटेट में हमेशा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो ये उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी को दिखाते हैं कि भैया उसकी कितनी औकात है कि कितने स्पीशीज़ को वो मेंटेन कर सकता है, वही उसकी औकात है अगर कहा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा रफ लैंग्वेज में बात करें बच्चों तो उसको औकात ही कहते हैं कि भाई इस हैबिटेट की 100 इंडिविजुअल्स को रखने की औकात है इस स्पीशीज़ के, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतने ही इंडिविजुअल्स को वो कैरी कर सकता है, दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। यानी कैरिंग कैपेसिटी का मतलब वो के पे डिपेंड कर रहा है, बट फॉर्मूला क्या है, dn/dt इज इक्वल टू Rn, k माइनस एन अपॉन के आना चाहिए था, ये गड़बड़ है। यहाँ देखो dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन अपॉन के, दिस इज राइट। यहाँ देखो dn/dt इज इक्वल टू Rn k अपॉन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, यहाँ लिख दिया। और यहाँ देखो dn/dt इज इक्वल टू Rn k प्लस m, बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में आए बस उसको ढूंढो, इसको देख के ढूंढोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपके दिमाग में पहले फॉर्मूला आ गया भाई dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन अपॉन के, बस उसी को ढूंढना शुरू करो। तो ये राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट है 171। क्या बोल रहा बच्चों 171 में, द टॉक्सिन प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वुड बी कंट्रोल कॉटन बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। तो याद हो गया, तो याद करने वाला पॉइंट था,
क्राई फर्स्ट AC कॉटन बॉलवर्म के लिए हो जाएगा और क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर के लिए होगा, जो यहाँ पे दिया है। इसका मतलब 171 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर X नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। Question number 172. The JGA, juxtaglomerular apparatus, is a special sensitive region formed by the cellular modification in blank दिया हुआ यहाँ पर related to the same nephron. JGA शायद आपको याद होगा, this is a special sensitive region, NCERT में लिखा हुआ है कि this is a special sensitive region. This is formed by the cellular modification. किस किस की cellular modification के साथ? तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि cellular modification की हम बात करें तो किस किस की cellular modification, यहाँ पर आपके पास में आता है ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनता है एफरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ से निकल रहा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एक तो एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इसके साथ में यहाँ पर सेलुलर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। किसका? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साथ में डीसीटी। डीसीटी हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, दीज आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, जेजी नेफ्रॉन्स हैं ये, है ना। और इसके अंदर यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी यहाँ पर बनता है एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यदि हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे तो दैट इज 172 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि डीसीटी एंड एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल इन दोनों के जंक्शन पर बनता है कौन? जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो आंसर हो जाएगा बेटा जी इसका फोर्थ करेक्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 जो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मैच दी कॉलम अगेन। मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं। तो बोल रहा है मोलस्क, मोलस्क के लिए कौन सा रेस्पायरेशन ले लूँ मैं? मोलस्का के लिए मैं गिल से रेस्पायरेशन ले लेता हूँ। चलिए, उसके बाद बोल रहा है रेप्टाइल्स पल्मोनरी रेस्पायरेशन करेंगे भाई, क्योंकि लंग से करते हैं। फिर बात करते हैं एडल्ट एम्फीबियन की। तो एडल्ट एम्फीबियन के लिए अगर मैं बात करूं तो एम्फीबियन तो क्यूटेनियस भी करेंगे और पल्मोनरी भी करेंगे। और फिर अमीबा की बात करूं तो सेलुलर रेस्पायरेशन ही करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ है। तो इसको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आप पढ़ते हैं और एनिमल किंगडम में भी ये पढ़ते हैं आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर is 4. नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 174 क्या पूछ रहा है? द 6 म्यूटेंट कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन कॉजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज द आरबीसी शेप। ये थोड़ा सा ये म्यूटेंट जिसने ध्यान नहीं दिया बच्चों, उसका क्वेश्चन गलत हो गया। उसने GAG को सेलेक्ट कर लिया, जबकि म्यूटेंट की बात करें तो याद होगा GAG की जगह GUG आ गया, तब तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया। यानी ये म्यूटेंट की बात कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग जो GUG है बच्चों वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। Question number 175 correct? In a population of grasshopper species, the chromosome number of some member is 23 याद होगा मेल मोनोसोमी था बच्चों, यानी किसकी बात हो रही? मेल की। एंड सम अदर मेंबर पॉसेस 24, यानी ये किसकी बात हो रही? फीमेल की। द 23 एंड 24 क्रोमोसोम मेंबर इन द स्पीसीज आर। 23 किस में होगा? मेल में होगा, बिल्कुल लिख ही दिया यहाँ पे। और 24 किस में होगा? फीमेल में। यानी जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अगेन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथेस इनकम्प्लीट। ठीक है भाई, सही है।
हमें इनकरेक्ट ढूंढना है लेकिन, है ना। बायलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक आइनोडर्मेटा, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके लार्वा में बायलेटरल है, एडल्ट में रेडियल है। तीसरा कह रहा है स्यूडोसीलियम इज पोजेस्ड बाय एस्केलमिंथेस, एस्केलमिंथेस में स्यूडोसीलोम होती है, बिल्कुल होती है भाई। फिर नोटोकॉर्ड इज पोजेस्ड थ्रू आउट दी लाइफ इन दी क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, बिल्कुल कॉन्ड्रिक्थीस में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट दी लाइफ होती है। और मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो बी और ई मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 177, बायोमोलिक्यूल से द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। बोल रहा है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ वाटर का कोई यूज नहीं किया, हाइड्रोलाइज नहीं किया, तो ये कौन सी क्लास के एंजाइम हैं? ये हैं लायजेस। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज 3। बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड। वी हैव टू फाइंड ईयर इन्वर्टेड। तो सबसे पहले हम जल्दी से याद कर लें कि भाई पिरामिड ऑफ नंबर यूजुअली तो अपराइट है, लेकिन इन्वर्टेड किसका है? पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है बच्चों किसका? ट्री इकोसिस्टम का। क्या हमारे पास कोई ट्री इकोसिस्टम दिया है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉइंट। मतलब ट्री इकोसिस्टम का हमें इन्वर्टेड नहीं दिया है, राइट। अच्छा दूसरा देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास भी यूजुअली अपराइट है बच्चों, क्लियर है। लेकिन इसमें आप जब एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखोगे तो वो क्या होता है? इन्वर्टेड। यानी करेक्ट हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इकोसिस्टम देखा जाए तो ये इन्वर्टेड है। और आपको एनसीईआरटी का बच्चों शायद एक डायग्राम भी याद हो, एनसीईआरटी में इस तरह से एक डायग्राम बना था, देखो ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और इसके अलावा इस पर डिपेंडेंट जो है जू प्लैंक्टॉन है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसका बायोमास इससे ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे ड्राई वेट आपको दिया हुआ है, ड्राई वेट का मतलब भी बायोमास ले रहा है वो, ठीक है, ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में आप देखोगे तो ये जो है ड्राई वेट का बायोमास अगर देखा गया तो इसमें आप देखिएगा आपको 21 kg पर मीटर स्क्वायर करके इस तरह से यूनिट दी हुई है, और इधर 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बायोमास यानी स्टैंडिंग क्रॉप वो लोअर दिया हुआ है एज कंपेयर टू जूप्लैंक्टॉन्स। तो इसका बायोमास कम है लेकिन एनुअल टर्नओवर क्या है? ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या निकलेगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर पैरेलल टू दी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज। ये पैरेलल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। एज सच द इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंसेस। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस देखना है, तो हमें पता है सबसे पहले ड्रायोपिथेकस की बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं रामापिथेकस पे, रामापिथेकस के बाद हम आते हैं किस पे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से 2 ब्रांच जाती है, एक निएंडरथल की तरफ, एक क्रोमैग्नॉन की तरफ, और क्रोमैग्नॉन से मॉडर्न मैन। तो इसके हिसाब से आप देखिए मॉडर्न मैन मतलब होमो सेपियंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस अगर आप मैच करेंगे सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। लिस्ट दी है यहाँ पर 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इन दोनों को आपस में मैच करना है। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, पल्मोनरी वॉल्यूम्स दी हुई है यहाँ पर आपको, है ना। तो इधर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दी हुई हैं, इधर कैपेसिटी यानी कि ml में वॉल्यूम दी हुई है। पहला हम देख रहे हैं ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो दैट इज 1000 to 1100 ml, है ना। एनसीईआरटी का डेटा ये गिवन है हमारे पास। तो ए को हमें मैच कर लेना है किसके साथ में? थर्ड के साथ में, ए को थर्ड के साथ में। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें बेटा जी, आपको ध्यान होगा रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्ट डेटा यदि हम बात करें तो 1100 से 1200 ml यानी कि 1100 से 1200 ml। तो बी हमारा मैच हो जाएगा किसके साथ में? बी हमारा मैच हो जाएगा 4 के साथ में। नेक्स्ट हम बात करें सी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। याद होगा आपको, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें
तो दिस इज 2500 टू 3000 ml, 2500 से लेकर 3000 ml होती है हमारे पास में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सी का हमारा मैचिंग बनेगा 1 के साथ, सी मैच बन गया हमारा 1 के साथ। और डी जो बच गए टाइडल वॉल्यूम, पता भी आपको डी सेकंड के साथ मैच करेंगे इसको, डी को सेकंड के साथ, तो ये बनेगा हमारा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम मैच करें A3, B4, C1 और D2, तो आंसर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन, आंसर नंबर सेकंड जो है ये हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 180 का। तो बेटा जी सारे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले बिल्कुल फास्टेस्ट और एररलेस सॉल्यूशन मोशन ने प्रोवाइड किया आपको। जल्दी से जाएं और आप सारे आंसर्स अपने मैच करें। आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, आंसर की भी देखें, सॉल्यूशंस भी आपके पास सारे अवेलेबल हैं। जहाँ पर भी कोई डाउट है तो फिर आप सॉल्यूशन से देखें और अब फटाफट से आंसर मैच करें और स्कोर को अपडेट करें। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा, आंसर की भी मैच करें, स्कोर को अपडेट करें अपने, है ना। और जैसा भी स्कोर बनेगा हमारा वेट करेंगे रिजल्ट का, रिजल्ट आएगा उसके बाद में मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र तय करना है हमें, है ना। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, आंसर्स मैच कीजिए आप, है ना। ऑल द बेस्ट।